हम लोग बात करने वाले थे आदेश 38 नियम 5 निर्णय पूर्व संपत्ति की कुर्की। और ये भी सामान्य उपबंध नहीं है। इसे सामान्य उपबंध इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अपनी संपत्ति, चाहे वो चल हो चाहे अचल हो, यदि वो उसका मालिक या उसमें किसी भी प्रकार का हित रखता है तो उसे केवल संभावनाओं के आधार पर उस संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। आप केवल कहे भर दें कि अमुक संपत्ति मेरी है और एक मुकदमा किसी के खिलाफ उस संपत्ति की बाबत ले आए और सिर्फ मुकदमा ले आने के आधार पर उस व्यक्ति को अपनी उस संपत्ति के उपभोग से या उसे अंतरित करने से या उसे नष्ट करने से यदि वो चाहे, यानी उस पर अपने अधिकारों के उपभोग से रोक दिया जाए, ये बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है। ऐसे तो सब लोग जिससे नाराज होंगे उसके खिलाफ एक सिविल सूट ये फाइल कर देंगे और उसकी संपत्तियों को निर्णय पूर्व कुर्की अटैचमेंट ये करा लेंगे। तो व्यक्ति तो संपत्ति का मालिक होते हुए भिखारियों जैसा जीवन जिएगा। तो ये कोई सामान्य बात नहीं, ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है। और जब ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है तो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को जिसके द्वारा इसे किया जाना है, एक तो स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए, कठोरता के साथ। और कठोरता के साथ अनुपालन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब वही होता है जो हमने बिल्कुल आदेश 38 जब शुरू कर रहे थे तो फर्स्ट लेक्चर लिया था। हमने कहा था जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन है, व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन में भेजना है, उसने कोई अपराध नहीं किया, सिर्फ आपकी आशंका है कि वो कोई ऐसा काम करेगा जिससे लोक शांति भंग होगी और इसलिए आप उसे डिटेंशन में भेजना चाहते हैं। तो डिटेंशन में भेजने के लिए प्राधिकृत करने वाली विधि यदि ये कहती है कि आप जल्द से जल्द गिरफ्तारी के आधार संबंधित व्यक्ति को बताएंगे और अधिकतम इस काम में आप 15 दिन ले सकते हैं, तो अगर आपने जल्द से जल्द उसे गिरफ्तारी के आधार से सूचित करने का प्रयत्न किया किंतु नहीं कर पाए, इस वजह से 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद आप गिरफ्तारी के आधारों को सूचित कर पाए हैं, यदि आप ये दर्शित नहीं कर सकते तो क्या होगा? प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑर्डर कोएश हो जाएगा। ठीक है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनेकों बार प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑर्डर इसी आधार पर कोएश कर दिया कि जब कानून ये कह रहा था कि एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके, तो ये आप इस बात का सबूत दो। यानी सरकार, यानी प्रोसिक्यूशन तो कहना नहीं चाहिए क्योंकि उसके खिलाफ कोई आरोपी नहीं, यानी डिटेनिंग अथॉरिटी, ये शब्द ठीक है, डिटेनिंग अथॉरिटी इस बात का सबूत है कि उसने जल्द से जल्द आधार कम्युनिकेट करने का प्रयत्न किया था किंतु नहीं कर पाए। इस वजह से 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या मैक्सिमम 15 डेज तक मामला रुका रहा। यदि ये आप नहीं दे सकते तो उस आदमी के केस में जिसने कोई अपराध नहीं किया और आपने उसकी स्वतंत्रता को बाधित किया है, उसके बारे में क्या माना जाएगा कि आपने विधि की सम्यक प्रक्रिया के बिना, क्या माना जाएगा? क्योंकि विधि की प्रक्रिया क्या थी? विद इन 15 डेज मैक्सिमम, एज सून एज पॉसिबल,
ये थी विधि की प्रक्रिया, और आपने विधि की सम्यक प्रक्रिया के बिना उसे डिटेन कर रखा है, ये माना जाएगा। और ऐसा करना मनमाना भी है और अनुच्छेद 22 के विरुद्ध भी है। तो आपने देखा था, हमने जब अनुच्छेद 22 पर चर्चा की थी तो हमने कहा था कि जब किसी को निवारक निरोध में रखा जाता है तो उसके निवारक निरोध को अनुच्छेद 22 के आधार पर भी चुनौती मिलती है, अनुच्छेद 21 के आधार पर भी चुनौती मिलती है और अनुच्छेद 14 के आधार पर भी चुनौती मिलती है, क्योंकि आपने ऐसा किया तो मनमाने ढंग से किया है। भाई जब आपने कानून की प्रक्रिया से नहीं किया तो फिर कैसे किया? मनमाने ढंग से। और मनमानापन अनुच्छेद 14 के विरोध में है, इसलिए मनमानापन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। तो डिटेंशन ऑर्डर क्वैश होगा। जो आपने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया और मामला बेहद गंभीर था, उस आदमी का था जिसने कुछ नहीं किया। ऐसे यहां है, यहां क्या है? मामला बेहद गंभीर है और आपको इसकी गंभीरता का एहसास कानून की प्रथम सीढ़ी पर कराने के लिए ही, यानी जब आप एलएलबी करते हैं तभी एलएलबी के हर एग्जाम में आप देखेंगे, अगर आप पेपर देखेंगे सीपीसी का, तो आदेश 38, 39, 40 से बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, खूब पूछा जाता है। ये इसीलिए क्योंकि आपको इसकी गंभीरता का एहसास बिल्कुल शुरुआत में आना चाहिए। क्योंकि जब आप एलएलबी कर रहे हैं तो भले ही आप चाट का ठेला लगाएं, उसके बाद चाट का ठेला लगाना कोई खराब बात नहीं है, ठीक है, इसके संदर्भ से अर्थ लिया करें। बाकी कोई मतलब ऐसा तो ये भी कहते हैं कि बाबू बन जाओ, तो बाबू बनने के लिए तो आज मान लोग लाइन लगाए खड़े। तो संदर्भ से अर्थ ग्रहण करना चाहिए हमेशा। चाट का ठेला लगाना कोई खराब बात नहीं, अच्छी बात है। आज करोड़ों रुपए पैदा करते हैं चाट के ठेले लगाने वाले, उतने पैसे तो कोई बहुत मुश्किल है, कोई लागत कुछ है ही नहीं। 4 कुर्सियां डाली, अपने आराम से खड़े हो गए, तो वो कोई खराब बात नहीं। तो एलएलबी करके आप कुछ भी करें, लेकिन माना यही जाएगा कि आप कानून की दुनिया में आएंगे। तो कानून की दुनिया में सबसे पहले आप इस बात को तो समझ ही ले कि एक ऐसे व्यक्ति के मामले से व्यवहार हो रहा है जिसके बारे में सिर्फ वादी का कहना है, सिर्फ वादी का, कि इसकी इस संपत्ति को कुर्क कर लेना चाहिए। वादी का ही तो कहना है, क्योंकि अगर आपने कुर्क नहीं की तो हमें डिग्री के निष्पादन में, यदि मेरे पक्ष में डिग्री पारित हुई तो उसमें हम विलंबित होंगे, परेशान होंगे। ये वादी का ही तो कहना है, प्रतिवादी ने तो कुछ नहीं कहा। हो सकता है ऐसी स्थिति न हो सकता हो भी। तो ऐसी दशाओं में है जहां ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हमें दोनों के हितों की रक्षा करनी है। और चूंकि हम सर्वसमर्थ तो है नहीं, यानी कानून बनाने वाले ईश्वर की भांति समर्थ ये तो है नहीं, वे कहीं ना कहीं विवश। देखिए, जब आप आम बोलचाल में बोलते हैं तो आपको एंटानिम, सेनानिम, यानी विलोम, पर्यायवाची, इनका प्रयोग करना चाहिए। इससे 2 बातें होती हैं, एक तो आपका वक्तव्य प्रभावशाली बनता है, दूसरे आपका जो वोकेबलरी है, जो आपका शब्दकोश है, बड़ा हो जाता है। और तीसरी बात, एपीओ में हिंदी पूछी भी जाती है, ठीक है। तो विवश का उलट समर्थ होता है, ठीक है। विवश यानी उसके बस में कुछ है ही नहीं, और समर्थ यानी उसके बस में सब कुछ है, ठीक है। तो कानून बनाने वाले ईश्वर की भांति समर्थ नहीं है, वे कहीं ना कहीं विवश हैं। काहे से? मानवीय जो सीमाएं हैं, ठीक है, मानव की अपनी सीमा है, उससे वो विवश है। तो प्रक्रिया उन्होंने कुछ ऐसी बनाई है कि सिर्फ 2-3 ग्राउंड, जो आदेश 38 नियम 5 में अभी बताए जाएंगे, कि इफ दे आर एग्जिस्टिंग, ठीक है, दे आर एग्जिस्टिंग,
देन वी मे मेक ए ऑर्डर। और सीधे सीधे अटैचमेंट ही नहीं, अन्य प्रकार के आदेश भी हो सकते हैं। अटैचमेंट लास्ट बात है, ठीक है। जैसे कई बार हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में देखा कि व्यक्ति को उन्होंने कहा गिरफ्तार किया जा सकता है, तो उन्होंने कहा ये लास्ट है, ये पहला नहीं है। जैसे किसी भी देश से युद्ध ये लास्ट स्थिति है, पहले तो नेगोशिएशन, पहले तो हम उसे डोजियर भेजेंगे, बात करेंगे, कूटनीतिक चैनलों से बात करेंगे, डिप्लोमेटिक चैनलों से बात करेंगे, नहीं बनेगी बात तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कहेंगे कि भाई इन्हें समझाओ। जब कुछ नहीं हो पाएगा तब फिर मजबूरी है, ठीक है। तो यहां अटैचमेंट इट इज अ, ठीक है, ये अंतिम विकल्प है और इसे आसानी से उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उस व्यक्ति के खिलाफ उपयोग करने जा रहे हैं और उस व्यक्ति के कहने पर उपयोग करने जा रहे हैं जिसके अधिकार अभी साबित नहीं हुए, ठीक है। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट, निर्णय पूर्व आप ऐसा कर रहे हैं उस व्यक्ति के खिलाफ जिसके अधिकार साबित हैं, क्योंकि अधिकार साबित नहीं है, कम से कम प्राइमर फेसी तो साबित है, तो वादी मुकदमा काहे लाया भाई? वादी मुकदमा लाया है, इसका मतलब प्रतिवादी कहीं ना कहीं तो संपत्ति पर कुछ अधिकार, यानी वादी जिस अधिकार की बाबत शिकायत कर रहा है वो अधिकार प्रतिवादी यूज कर रहा है, उपयोग कर रहा है उस संपत्ति पर, तभी तो मुकदमा आया है। तो एक व्यक्ति जो मुकदमा आने की स्थिति में या आने की तिथि पर संबंधित संपत्ति पर अपने अधिकारों का उपभोग कर रहा है और एक उपभोग का अधिकार मांग रहा है, और जो अधिकार मांग रहा है उसके मांगने का अधिकार अभी सिद्ध नहीं हुआ और उसको वंचित करने की मांग कर रहा है जो उपभोग कर रहा है, ठीक है ना। तो जो उपभोग कर रहा है प्रथम दृष्टया, बिल्कुल पहली नजर में, तो मामला उसी की ओर झुकता है, ठीक है ना। बिल्कुल पहली नजर में तो मामला उसी की ओर झुक रहा है कि भाई उसे आसानी से कैसे वंचित कर दें, अभी तो उपयोग कर ही रहा। हां, तुम्हारी बात में दम हो सकता है, तो अगर तुमने ये प्रमाणित किया कि तुम्हारी बात में दम है और ये भाग जाएंगे, तो फिर अटैचमेंट के बारे में निर्णय हो भी सकता है। लेकिन रेडीमेड तौर पर तुम कहो और हम कर दें, ये न तो ठीक है और न होना चाहिए। जो होना नहीं चाहिए और जो ठीक नहीं वो कभी किया नहीं जाता। तो आदेश 38 नियम 1, आदेश 38 नियम 5, ये दोनों रेमेडीज बेहद एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। सामान्य तौर पर इनको नहीं दिया जाता। हां, अक्सर आप देखेंगे वहां कचहरी में भरण पोषण संबंधी मामलों में निर्णय पूर्व कुर्की कर ली जाती है, ठीक है, क्योंकि भरण पोषण जो मांग रहे होते हैं ये तो आपके आश्रित हैं। संपत्ति तो वैसे भी उत्तराधिकारी में उन्हीं को मिलनी। अरे भाई, वो आपके आश्रित है ना, उत्तराधिकार में तो उन्हीं को मिलनी है। वसीयत तुम किसी को कर दो तो अलग बात है, ये आपके आत्मीय जन है, वहां एक एडिशनल ग्राउंड है उनके फेवर में और आपकी कानूनन ड्यूटी है। आपने पढ़ा है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट सेक्शन 23 में, तो वहां स्थिति डिफरेंट होती है। वहां जो मांग कर रहे हैं प्रॉपर्टी के अटैचमेंट की, अगर आप वसीयत न करो तो कुछ समय बाद वो प्रॉपर्टी उन्हीं के पास जाने वाली है, तो वे भविष्य के स्वामी है, ऐसे भी देख सकते हैं और उनका उस प्रॉपर्टी से स्वाभाविक लगाव भी है। इसलिए वहां निर्णय पूर्व अटैचमेंट आसानी से कर देते हैं, आसानी से कर देते हैं। बाकी मामलों में बहुत दिक्कत करते हैं, आसानी से नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसका तो दुरुपयोग होगा। हमेशा जो कानून बनता है उसका सदुपयोग कम, दुरुपयोग बहुत ज्यादा होता है। आप देखें, जब से रेप के कानून में कठोरता आई, मार ऐसा लग रहा है कि रेप ही रेप हो रहा है, सब झूठ। सब झूठ से मेरा मतलब 75% झूठ।
ठीक है, जो कानून नया बनेगा और अगर कठोर है तो उसका दुरुपयोग शुरू। तो इसलिए आसानी से नहीं होना चाहिए, तो आसानी से करते भी नहीं। इस भूमिका के साथ आप आदेश 38 नियम 5 को देखेंगे, क्या कहता है। जहां वाद के किसी भी प्रकरण में भाषा बिल्कुल आदेश 38 नियम 1 की जैसी है, इसलिए उसे फिर से उसी तरह दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं। वाद के किसी भी प्रकरण में मीनिंग देयर वाद के संस्थित होने के बाद कभी भी, और वाद के संस्थित होने के बाद कभी भी मीनिंग देयर बाय जिस दिन वाद आदेश 4 नियम 1 के अंतर्गत सिविल वादों के रजिस्टर में उचित संख्यांक पर प्रविष्ट किया गया, उस दिन से लेकर डेट ऑफ जजमेंट तक कभी भी, ठीक है, वाद के किसी भी प्रकरण पर इन शब्दों का अर्थ ऐसा ही निकलेगा। वाद के किसी भी प्रकरण पर न्यायालय का शपथ पत्र द्वारा, ठीक है, अब शपथ पत्र इसलिए रखा क्योंकि आप शपथ पत्र देंगे तो लीगल प्रोसीडिंग में देंगे ना आप, क्योंकि ये तो लीगल प्रोसीडिंग चल रही है। आप निर्णय पूर्व गिरफ्तारी की मांग कर सकते हैं वाद के किसी भी प्रकरण में, मीनिंग देयर बाय ये भी इसमें आया कि मुकदमा दायर किए बिना आप चाहो कि केवल निर्णय पूर्व कुर्की कराने के लिए कोई कार्यवाही सिविल न्यायालय के समक्ष करो तो वो नहीं चल सकती। क्यों? इसलिए कि निर्णय पूर्व कुर्की होगी कब? वाद के किसी भी प्रकरण में, मीनिंग देयर बाय इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट इज नेसेसरी टू ऑब्टेन द ऑर्डर फॉर द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है ना। इंस्टीट्यूशन विदाउट इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, ये इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि वहां कचहरी में अजीब स्थिति देखने को मिलती है। कल एक आए एप्लीकेशन दे रहे हैं, उनसे पूछा भाई एप्लीकेशन दे रहे हो, वकील हो इसमें, वकालतनामा है आपका? बोले वो मुवक्किल आएगा तब लगाएंगे। तो हमने पूछा कि फिर ये एप्लीकेशन कैसे दे रहे हो जब तुम वकील ही नहीं हो, तो तुम एप्लीकेशन दे कैसे सकते हो? उसने कहा, बोले फोन से उसने कहा है कि हम आ जा नहीं पाएंगे। वो होते कौन भाई? तुम वकालतनामा तो दोगे उसका, कि पहले वकालतनामा तो दो तब तो होगे, वकील होगे, देन तुम एप्लीकेशन दे सकते हो। एप्लीकेशन किस सेक्शन में दे रहे हो ये तो पूछना ही बेवकूफी की बात, क्योंकि जब आप यही नहीं जान रहे हैं कि वकील होने पर ही हम एप्लीकेशन दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं, तो फिर क्या कहा जाए। तो ऐसे ही वहां बहुत सारे लोग आते भी हैं और आपके जूनियर ये भी ये कहते हैं नहीं मुकदमा नहीं दायर करना है। ऐसे हम आपको बहुत लोग दिखा देंगे, खाली स्टे लेना, क्योंकि वो अस्थायी व्यादेश को स्टे कहते हैं, ये खाली अटैचमेंट कराना है। अरे मुकदमा नहीं दायर करोगे तो कैसे हो जाएगा? क्योंकि वो तो लिखा वाद के किसी भी प्रकरण में, और कानून वैसे ही चलेगा जैसे लिखा है। वाद के किसी भी प्रकरण में, मीनिंग देयर बाय फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट इंस्टीट्यूट ए सिविल सूट ओनली आफ्टर दैट, ठीक है ना। यू मे फाइल एन एप्लीकेशन फॉर द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बिकॉज इट हैज बीन राइटेड हियर दैट जहां वाद के किसी भी प्रकरण में न्यायालय का शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा समाधान हो जाता है। और व्हेन यू हैव इंस्टीट्यूटेड द सूट, meaning there way you have initiated a legal proceeding, ठीक है ना, because suit is a legal proceeding, and you may file the application for the attachment of the property, ठीक है, by the satisfaction, आप न्यायालय को संतुष्ट करेंगे। कैसे? आप अटैचमेंट आप प्रॉपर्टी करवा सकते हैं, लेकिन न्यायालय का यह समाधान करके कि नीचे लिखे ग्राउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं, और न्यायालय का समाधान आप करेंगे कैसे? या तो शपथ पत्र से या अन्यथा। शपथ पत्र से इसलिए ताकि अगर आप झूठा शपथ पत्र दें तो फिर आईपीसी और बीएनएस की धाराओं में मिथ्या साक्ष्य देने के लिए
ठीक है ना। न्यायालयीन कार्यवाहियों में मिथ्या साक्ष्य देने के लिए आपके विरुद्ध कार्यवाही की जा सके, इसलिए शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा, या तो एफिडेविट फाइल करिए एप्लीकेशन के सपोर्ट में, या अन्यथा एप्लीकेशन से आप मांग करेंगे, एफिडेविट या अन्य तरीकों से आप न्यायालय का समाधान करवाएंगे, ठीक है, कि नीचे लिखे ग्राउंड एग्जिस्ट कर रहा है। अन्यथा आप किसी का, ठीक है, हमने जैसे बताया था कि आप ये शो करें कि साहब ये अपने मकान बेचने जा रहा है, ये ग्राहक हैं, ठीक है, जिनसे इन्होंने बात की बेचने की। अब एक चीज और ध्यान कर लेना, आपको जो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का ऑर्डर है, इसके लिए जरूरी नहीं है कि घटना जिसके आधार पर आप ये न्यायालय के सामने प्रदर्शित करना चाहते हैं कि अटैचमेंट के लिए आधार मौजूद है, वो घटना वाद दायर होने के बाद घटे, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। वो वाद जिसमें आप अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का ऑर्डर प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, उस अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के लिए आधार उत्पन्न करने वाली घटना वाद दायर करने के बाद भी घट सकती है और पहले भी घट सकती है, पहले भी घट सकती है। हम मुकदमा दायर करने जा ही रहे थे, आपको मालूम था कि ये मुकदमा लाएंगे, अंदाजा तो हो ही जाता है, ठीक है, आम जीवन में हम ये जानते हैं, अंदाजा हो जाता है। और वाकई हम गलत हैं, आपका दावा ठीक है, दोनों बातें हो सकती है, आप भी ठीक हो सकते हैं, हम भी ठीक हो सकते हैं। आपका दावा ठीक है, हमने क्या किया, फटाफट प्रॉपर्टी बेचनी शुरू कर दी। और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी या निर्णय पूर्व गिरफ्तारी ये सिर्फ संपत्ति संबंधी वादों में नहीं होगी, ठीक है, किसी भी वाद में होगी, और निर्णय पूर्व गिरफ्तारी तो अचल संपत्ति संबंधी वादों में होगी ही नहीं, ठीक है ना। इधर हम मुकदमा ला रहे हैं मेंटेनेंस का, उधर तुमने प्रॉपर्टी बेचनी शुरू कर दी, मतलब हम मेंटेनेंस का मुकदमा लाने वाले, क्योंकि तुम दे नहीं रहे, हमारे सामने कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको मालूम है लाएंगे, आपने प्रॉपर्टी बेचनी शुरू कर दी। अब क्या होगा, जैसे ही हम इंस्टीट्यूट करेंगे, हम वेट नहीं करेंगे कि धारा 27, 28, 29 सपठित आदेश 5 उसके अंतर्गत तुम्हें सम्मन जारी हो, तुम एपीयर हो, इस सब का इंतजार नहीं करेंगे हम। जस्ट आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट आई शैल फाइल द एप्लीकेशन, काहे के लिए, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, इसीलिए रखा गया वाद के किसी भी प्रक्रम में, क्योंकि वो घटना जो जस्टिफाई कर रही है अटैचमेंट को, वो तो पहले भी हो सकती है। और ये भी खूब समझ लें, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का ऑर्डर सिर्फ इसलिए भी नहीं दिया जाएगा, आदेश 39 में दिया जाएगा, अभी हम लोग जो बात करेंगे आदेश 39 की, लेकिन आदेश 38 में अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का ऑर्डर इसलिए भी आप कहो कि अगर साहब अटैच कर दें तो इन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, इन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास 20 मकान है, ठीक है, हमारे पास 100 बीघे खेत है, 100 बीघे नहीं हो सकता, 75 बीघे हो सकता है, लेकिन है लोगों के पास। और कैसे, वो जब हम जडे पर बात करें तब बताया जा सकता है, इस समय नहीं बताया जा सकता, लेकिन हमारे पास है बहुत खेत है। आप 10 बीघे पर दावा कर रहे हो, 90 बीघे फिर भी है मेरे पास, ठीक है। तो आप ये कहें कि साहब अगर कर दिया जाए तो इन्हें कोई नुकसान ही नहीं होगा, इन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, और ना किया जाए तो हमें साहब नुकसान और परेशानी हो सकती है। दिस इज नॉट द ग्राउंड, नहीं होगा, क्योंकि वो 100 बीघे का मालिक है, अपनी एक एक इंच भूमि के उपभोग का उसे अधिकार है। जब तक आप प्रमाणित न कर दो तब तक आपको उसकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं मिल सकता, और या आप ये दर्शित करो कि ग्राउंड है, अदरवाइज कुछ नहीं, ठीक है, तो इट इज नॉट ए ग्राउंड।
प्रोसीजर स्ट्रिक्टली फॉलो हो, ठीक है, जो आदेश 38 का है, क्योंकि आपको खूब पता है कि उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां हमेशा स्ट्रिक्ट प्रोसीजर के साथ, और वो तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आप करने जा रहे हैं जिसका प्रथम दृष्टया वादी की जो बात है उसके अलावा अन्य कोई दोषी नहीं दिखता, और वादी की बात अभी प्रमाणित नहीं, इससे प्रोसीजर स्ट्रिक्टली फॉलो होगा। केवल यह आधार नहीं हो सकता कि प्रतिवादी को कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। हां, अगर आप ये दर्शित कर रहे हैं कि आधार मौजूद है तो भी नहीं होगा, तो भी नहीं होगा। जितना भी आप देख लें, जरा पढ़ लें इस बात को, फिर बात ज्यादा समझ में आएगी। या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि प्रतिवादी ऐसी किसी डिग्री के जो उसके विरुद्ध पारित की जाए निष्पादन को बाधित या विलंबित करने के आशय से अपनी पूरी संपत्ति या उसके किसी भाग को व्ययनित करने ही वाला है, अथवा अपनी पूरी संपत्ति या उसके किसी भाग को न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं से हटा देने ही वाला है। क्या लिखा है? लिखा है इस आशय से कि प्रतिवादी वादी को यदि उसके पक्ष में कोई डिग्री पारित होती है तो डिग्री के निष्पादन को बाधित या विलंबित करने के आशय से अपनी संपत्ति को हटाने वाला है या उसके किसी भाग को हटाने वाला है। मीनिंग देयर बाय, अगर आपने सिर्फ इतना प्रूव किया कि ये अपनी संपत्ति हटा रहे हैं तो भी कुछ नहीं होगा, तो अधिकार है हटाने का। अरे भाई, मेरी संपत्ति मेरे पास है, हम क्यों नहीं हटाएंगे? आप ये साबित करो कि ये जो हटा रहे हैं इसके पीछे उद्देश्य इनका हमारे पक्ष में पारित डिग्री इसके निष्पादन को बाधित या विलंबित करने का है। यू मस्ट प्रूव इट। कानून बहुत सख्ती के साथ चलता है। आपको कानून मालूम ही नहीं है वो अलग बात है। कल हमारी कोर्ट में बहस हो रही थी, वकील साहब कह रहे थे कि साहब पहले तो एनसीआर लिखी, ठीक है ना, और एनसीआर में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन की कोई ताकत होती नहीं। उसके बाद घायल का मेडिकल हुआ, मेडिकल में गंभीर चोटें पाई गई जो कॉग्निजेबल ऑफेंस की ओर इशारा कर रही थी। पुलिस ने अपनी स्वप्रेरणा से उसे तरमीम कर दिया। ये उर्दू फारसी का शब्द है, तरमीम माने परिवर्तित कर दिया, ठीक है। एनसीआर को एफआईआर यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस की जगह उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया, परिवर्तित कर दिया। उनका कहना था कि इसके लिए उन्हें परमिशन लेनी चाहिए थी मजिस्ट्रेट की, ठीक है ना, क्योंकि एनसीआर पर वो विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते थे और इसलिए पूरी इन्वेस्टिगेशन गलत है। जब मेरा नंबर आया तो हमने कहा कि साहब पूरी इन्वेस्टिगेशन गलत कैसे है? सीआरपीसी ये कहती है कि यदि नॉन कॉग्निजेबल यानी एनसीआर का, ठीक है, एनसीआर पर जो कुछ दर्ज हुआ उसका अन्वेषण पुलिस करना चाहती है तो मजिस्ट्रेट की अनुमति चाहिए। यह कहा लिखा है कि एनसीआर को जो ऑफेंस दर्ज हैं अगर एविडेंस मिलता है और हम परिवर्तित करते हैं, ठीक है, हम धाराओं को परिवर्तित करते हैं और परिवर्तित करने से वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में आ जाती है, इसके लिए हम परमिशन लेंगे। ये कहां पर लिखा है? एनसीआर में जो कुछ लिखा था 323-504 की मानी एनसीआर थी, हम सिर्फ उसी को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, 323-504 को ही, तो हम परमिशन मांगते हैं। हम 323-504 को तो इन्वेस्टिगेट कर नहीं रहे थे। डॉक्टर ने बताया कि जो चोटें हैं वो मृत्युकारक है, तो हमने 323-504 के ऑफेंस को परिवर्तित किया है 308 में। तो परिवर्तन के लिए और फिर 308 जब आ गया देन हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, क्योंकि उसकी में ताकत थी। 156 कहता है, 156 सबसेक्शन 1
कि उसके लिए हमें किसी की परमिशन की कोई जरूरत नहीं, हमने की, तो इसमें क्या इलीगलिटी है? तो कानून जैसे चलता है बिल्कुल ठीक वैसे ही लागू होगा। मेरी बात मानेंगे क्या? परिवर्तन के लिए तो कोई जरूरत है ही नहीं, केवल हम उसी को इन्वेस्टिगेट करें तो परमिशन की जरूरत है। हम उसे इन्वेस्टिगेट कहां कर रहे थे? ऐसे यहां है। इसीलिए कहते हैं कानून में बुद्धि बड़ी महीन चाहिए, और इसीलिए कहा जाता है यहां बाल की खाल निकाली जाती है। यहां कहता है कि आपको, हम बेच रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी, तो व्यनित कर रहे हैं, तो क्या मेरे खिलाफ सिविल सूट आ जाएगा तो हम अपनी प्रॉपर्टी को व्यनित करने से रोक दिए जाएंगे? ये तो कोई बात ही नहीं हुई। हां, रोके जा सकते हैं यदि तुम ये साबित करो कि ये इस आशय से बेच रहे हैं कि अगर मेरे पक्ष में डिग्री हो जाए तो निष्पादन बाधित या विलंबित हो। अब बात ठीक है, ठीक है। अब भले ही इनका यह आशय न हो, फिर भी प्राइमा फेसी आपके पक्ष में आ गया संतुलन, ठीक है। और चूंकि हम मानवीय विवशताओं से युक्त होंगे, इसलिए हम सही स्थिति नहीं जान सकते, वो तो भगवान जाने, लेकिन फिर भी प्रक्रिया अब आपको थोड़ा दबाएंगे हम और अटैचमेंट का ऑर्डर करेंगे। ये कैसे साबित करें? ये बड़ी दिक्कत है। कानून जब आप पढ़ते हैं तो सबसे बड़ी समस्या आपकी यही होती है कि बार बार ये कह दिया जाता जब आप ये साबित करें, और ये समझ में नहीं आता कैसे साबित करें, और ये वहां खूब नहीं, वहां भी नहीं समझ में आता। वहां खड़े होकर खूब कहेंगे कि साहब कोई एविडेंस ही नहीं है कोर्ट साहब के पास। तो हम कहते भाई कौन सा एविडेंस नहीं है मेरे पास? नहीं नहीं, पीड़िता के खाली बयान हैं। अरे पीड़िता के बयान एविडेंस नहीं होता, ठीक है। कौन कहे? उनके हिसाब से एविडेंस लिख के पीड़िता दिया हो तो क्या बेवकूफी की बात। तो ऐसी उनकी धारणाएं हैं। तो साबित आपको मालूम है साक्ष्य से किया जाएगा। साक्ष्य दो प्रकार का है, मौखिक, दस्तावेजी। दस्तावेजी भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती। तो आप साबित करें कि इस आशय से, यानी अगर आप ये दर्शित कर पाते हैं न्यायालय के समक्ष कि अपनी प्रॉपर्टी का अधिकांश भाग हटाए दे रहे हैं और इनकी कोई लीगल नीड भी नहीं है इस समय, अधिकांश भाग हटा रहे हैं, उसके लड़के की शादी है तो हटा रहे हैं, इनका अधिकांश भाग हटा रहे, कोई कारण नहीं, प्रत्यक्ष कोई कारण नहीं इनके पास, कोई लीगल नीड नहीं है इनके पास, और फिर भी सारी प्रॉपर्टी हटा दे रहे हैं या प्रॉपर्टी का अधिकांश भाग हटा रहे हैं। तो उसकी बात में दम दिखाई देता है कि भाई क्यों हटा रहे हो। जैसे ही मुकदमा दायर हुआ वैसे प्रॉपर्टी हटाने की बात शुरू कर दी। ये भी इट इज आल्सो ए सर्कमस्टांस, ठीक है, which has a capacity to show the intention of yourself। ये भी एक परिस्थिति है जिससे आपके आशय के बारे में पता लगता है, ठीक है। तो हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, इन उदाहरणों के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं। ये साबित करना कोई बहुत कठिन बात नहीं है कि इस आशय से कि हम विलंबित हो, डिक्री के निष्पादन को विलंबित और बाधित करने के आशय से ही प्रॉपर्टी हटा रहे हैं, ये साबित करना कोई। और जब आप फैक्चुअल सिचुएशन में नहीं, आम जीवन में इसको अप्लाई करते हैं तो स्थितियां बड़ी आसानी से दिखती है। अरे खूब होता है, उन्होंने कहा हम कुछ रखिए हैं ना, ले लियो। दिस इज द सर्कमस्टांस which has a capacity to show that you are going to sell your property। काहे के लिए? उसे बाधित करने के लिए। ये ले लेना, कहिए रहे हो, ठीक है ना। तो जिनके समक्ष ये कहा है उनके कथनों द्वारा भी ये साबित कराया जा सकता है। तो शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा ये समाधान हो जाए। केवल वो बेच रहा है प्रॉपर्टी, इट इज नॉट ए ग्राउंड, ठीक है। बेचेगा तो इसमें क्या है, ये समाधान हो जाएगा, ठीक है, कि वह अपनी पूरी संपत्ति या उसके किसी भाग को व्यनित करने ही वाला है।
पूरी नहीं, बहुत सारी बेचे दे रहे हो, केवल उतनी बचा रहे हो जितनी तुम्हारे लिए जरूरी है, और डिग्री तुष्टि उतने से होगी नहीं, ठीक है ना। अथवा अपनी पूरी संपत्तियां उसके किसी भाग को न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं से हटा देने ही वाला है, हटा देने ही वाला है। इसका मतलब अर्जेंसी है, बस बेच ही रहा है, ठीक है, हटा देने ही वाला है, ये शब्द प्रयोग है। 2 साल बाद बेचेगा तो ये नहीं, जब बेचे तब आना, ठीक है। हटा देने ही वाला, मीटिंग देर इज इमरजेंसी, देर इज अर्जेंसी, ये शब्द है, शब्दों को पूर्ण प्रभाव ये दिया जाएगा। वहां न्यायालय प्रतिवादी को निर्देश दे सकेगा, देगा नहीं लिखा, ठीक है, देगा नहीं लिखा है, क्योंकि देगा हो भी नहीं सकता, निर्देश दे सकेगा कि उस समय के भीतर जो न्यायालय द्वारा नियत किया जाएगा, या तो वह उक्त संपत्ति को, ठीक है, उक्त संपत्ति को, पूरी संपत्ति, ठीक है, अगर अचल है तो फिर कुर्क किया जाएगा अन्य तरीकों से, चल है तो पूरी संपत्ति भी हो सकती, या तो वह उक्त संपत्ति को या उसके मूल्य को, कोई भी चीज हो सकती है, या तो उक्त संपत्ति को या उसके मूल्य को या उसके ऐसे भाग को जो तुष्ट करने के लिए पर्याप्त हो, अपेक्षा की जाने पर पेश करने के लिए और न्यायालय के व्ययनाधीन रखने के लिए ऐसी राशि की जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, प्रतिभूति दे या उपसंजात हो और यह हेतु दर्शित करे कि वह प्रतिभूति उसे क्यों नहीं देनी चाहिए। यानी बात में थोड़ा परिवर्तन करेंगे, संपत्ति को नहीं, संपत्ति को या उसके मूल्य को या उसके ऐसे भाग, संपत्ति के ऐसे भाग को जो डिग्री की तुष्टि के लिए पर्याप्त हो, उसके लिए प्रतिभूति दे, उसके लिए प्रतिभूति दे। यानी संपत्ति जमा करिए, ये नहीं, संपत्ति आप अपने पास रखिए, संपत्ति का मूल्य जमा करिए नहीं, आप अपने पास रखिए, संपत्ति का ऐसा भाग जमा करिए जो डिग्री की तुष्टि के लिए जरूरी हो, ऐसा नहीं, आप अपने पास रखो, लेकिन प्रतिभूति दो, ठीक है ना, आओ प्रतिभूति दो। ब्लंटली, पहली नजर में, पहली बार में यह आदेश हो जाएगा कि प्रतिभूति दो, और आगे हम लोग देखेंगे इसी आदेश में मिले, इसी नियम में मिलेगा कंडीशनल अटैचमेंट का ऑर्डर भी हो सकता है, और अक्सर कंडीशनल ही करते हैं, ठीक है। आप कह रहे हो अर्जेंसी है, आपने मुकदमा दायर किया और आपका कहना है अर्जेंसी है तो बेचे नहीं जा रहे हैं, तो हमने कंडीशनल ऑर्डर कर दिया कि फिलहाल प्रॉपर्टी अटैच की जाती है तब तक के लिए जब तक कि आप आकर कारण दर्शित न कर दें, तब तक के लिए अटैच है, आइए कारण दर्शित करिए, अगर आपकी बात ठीक है अटैचमेंट हट जाएगा, ठीक है। तो कंडीशनल अटैचमेंट भी हो सकता है, वो इसी नियम में आगे दिया गया है, और पूरा भी हो सकता है कि नहीं अटैच, और यह भी हो सकता है कि हमने अटैच नहीं किया, ठीक है, कंडीशनल ऑर्डर भी नहीं किया, बस इतना कि आइए और हेतु दर्शित करिए, यानी कारण दर्शित करिए कि आपको प्रतिभूति क्यों नहीं देनी चाहिए, जैसा आदेश अर्थित नियम 1 में हो रहा था कि गिरफ्तारी क्यों न कर ली जाए, आइए वो सॉरी गिरफ्तार होकर तो आएगा, यह आदेश अर्थित नियम 1 में, ठीक है, आदेश अर्थित नियम 2 में गिरफ्तारी काहे के लिए कि क्यों ना आप प्रतिभूति दें अपनी उपसंजाति के लिए, तो वैसा ही ऑर्डर यहां हो सकता है। यहां बात ज्यादा बदल गई क्योंकि संपत्ति के विरुद्ध है, वहां व्यक्ति के विरुद्ध है, तो यहां संपत्ति के विरुद्ध, तो तीनों बातें, यानी अटैचमेंट कर भी सकते हैं, कंडीशनल भी कर सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं कि ना अटैचमेंट हमने किया ना कंडीशनल अटैचमेंट किया, और सीधे कहा कि आइए प्रतिभूति कारण दर्शित करिए कि क्यों आपको प्रतिभूति नहीं देनी चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि भाई इन्हें कोई ऐसी बात ही नहीं है जैसी ये बता रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और आपकी बात सही पाई जाएगी तो कोई अटैचमेंट नहीं होगा, बुलाई इसीलिए रहे कि आइए अपनी बात रखिए, ठीक है। तो अटैचमेंट कर सकता है या उपसंजात हो, और यह हेतु दर्शित करे कि उसे प्रतिभूति क्यों नहीं देनी चाहिए। फिर कहता है जिस संपत्ति की कुर्की की अपेक्षा की गई है उसको और उसके प्राकलित मूल्य को जब तक न्यायालय अन्यथा निर्दिष्ट न करे, वादी भी निर्दिष्ट करेगा, क्योंकि संपत्ति के मूल्य के लिए भी प्रतिभूति लेना, या तो संपत्ति के लिए ली जाएगी या उसके मूल्य के लिए ली जाएगी, या संपत्ति के ऐसे भाग के लिए, यानी मूल्य के लिए भी ली जा सकती है। तो संपत्ति का मूल्य आकलित कौन करेगा, कैलकुलेट कौन करेगा, ये भी तो है, 2 लाख की है, 5 लाख की है, 20 लाख की है, 50 लाख की है, कितने की है,
तो चूंकि मामले का नेचर ऐसा हो रहा है कि अटैचमेंट की जरूरत आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कभी भी पड़ जाएगी, इसलिए इसके कैलकुलेशन का प्रथम जिम्मा वादी। उन्होंने कहा जब तक न्यायालय अन्यथा निर्दिष्ट न करे तब तक वादी द्वारा प्राक्कलित मूल्य को संपत्ति का मूल्य माना जाएगा। यानी वादी जो मूल्य कहेगा संपत्ति का वो मूल्य माना जाएगा। आप कह सकते हो कि वादी तो बहुत ज्यादा कहेगा, तो बेटा कोर्ट फीस भी तो फिर उतने ही पे दोगे। ये थोड़ी हो जाएगा सब्जेक्ट मैटर, तुम कोर्ट फीस के समय कहो कि 1000 रुपए की है और जब कुर कराने के नंबर आए तो कह दो 1 करोड़ की, तो बेटा 1 करोड़ रुपए कोर्ट फीस देना। फिर हो सकता है उस कोर्ट का जुडिक्शन ही ना बचे। ये भी तो दिक्कतें हैं। तो प्राइमा फेसी हम आपकी बात मान लेंगे, क्योंकि प्राइमा फेसी आपकी बात झूठ होने के आधार नहीं, ठीक है ना। प्राइमा फेसी आपकी बात सच्ची होगी। अच्छा हां, आप झूठ कर भी सकते हो। तो उन्होंने कहा न्यायालय जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न करे, तुमने कहा हमारी 1 फुट है, इसकी दोनों फुट जानी चाहिए, अब दे देंगे, चलो ज्यादा दे देंगे कोर्ट फीस। पहले ही तुमने ज्यादा लगा दी, पहले ही उस न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया और उसे तंग करने के लिए उसकी प्रॉपर्टी अटैच करा ले रहे हो। प्रॉपर्टी उसी की है, प्रॉपर्टी इनफैक्ट उसी की है, और तुम्हें कोई डिग्री उग्री मिलने ही वाली नहीं है मुकदमे में, उसे तंग करना है खाली। और बहुत लोगों तो तुमने कहा कि ठीक करेंगे खर्च। तो जब तक न्यायालय अन्यथा निर्दिष्ट न करे, ऐसी हरकत तुमने की तो न्यायालय अन्यथा निर्दिष्ट न करे, और न्यायालय अन्यथा निर्दिष्ट अगर करेगा तो फिर कैसे करेगा, तो स्थानीय अन्वेषण के लिए कमीशन जारी कर सकता है। ठीक है, हम लोग पढ़ के आए, स्थानीय अन्वेषण के लिए कमीशन जारी करेगा, संपत्ति का मूल्य प्राक्कलित करा देगा। ठीक है, प्राक्कलित करा लेगा, उसके बारे में एविडेंस आ जाएगा, चीजें हो जाएंगी। तो व्यवस्था सब ओर से है, सब प्रकार की है। तो कहता न्यायालय जब तक अन्यथा निर्दिष्ट करे तब तक वादी द्वारा प्राक्कलित मूल्य, वादी द्वारा कैलकुलेटेड मूल्य संपत्ति का मूल्य माना जाएगा। आगे कहता है न्यायालय आदेश में निर्देश दे सकेगा कि इस प्रकार निर्दिष्ट की गई पूरी संपत्ति या उससे किसी भाग की सशर्त कुर्की की जाए। कंडीशनल अटैचमेंट हमने आपसे पहले ही कहा कि हो सकता है, और अक्सर कंडीशनल ही करते हैं। अगर प्रतिवादी नहीं आया है, तुरंत कुर्की की मांग की गई है, तो कंडीशनल ही करते हैं अक्सर। बहुत भाई हमने तो देखा नहीं अपनी वकालत के जीवन में कि सीधे उन्होंने कुर्की का आदेश कर दिया। हमने तो हमेशा कंडीशनल देखा कि जब तक अगली तिथि तक अटैचमेंट किया जाता है और प्रतिवादी को अगली तिथि पर आहूत किया जाता है, प्रतिवादी अगली तिथि पर नहीं आएगा फिर कर देंगे। कंडीशनल की अगली तिथि तक किया जाता है और प्रतिवादी को बुलाया जाए, कंडीशनल ही करते हैं अक्सर। ठीक है, तो वो ताकत भी दी है। फिर कहता है यदि इस नियम के उपबंध यदि इस नियम के उपनियम 1 के उपबंधों का अनुपालन किए बिना कुर्की का आदेश किया जाएगा तो कुर्की शून्य होगी। यानी कानून ने ही लिख दिया कि कुर्की शून्य होगी, न्यायालय तो घोषित कराने की जरूरत नहीं है कि बिकॉज दिस अटैचमेंट हैज नॉट बीन मेड according to that procedure which has been given by the legislature under order 38 rule 5 sub rule 1, that is why it is illegal. This type of declaration is not needed. ठीक है, आप कहें कि ये डिक्लेरेशन न्यायालय से प्राप्त किया जाए तब वो इलीगल होगी, नहीं, वो इलीगल है तब वो इलीगल होगी। इसका मतलब यह हुआ कि अटैचमेंट ऑर्डर अगर हो गया है तो भले ही आदेश 38 नियम 1 के उपबंधों का अनुपालन न हुआ हो तो भी प्रतिवादी अपनी संपत्ति के उपभोग से रोक दिया गया है, वो बेच नहीं सकता। अब प्रतिवादी जाए न्यायालय के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराए कि आदेश 38 नियम 1 के उपबंधों का अनुपालन नहीं हुआ, फिर न्यायालय ये माने कि नहीं हुआ, जो हो सकता उच्च न्यायालय माने रिवीजन में। ठीक है, तब वो इस बात के लिए परमिटेड होगा डिफेंडेंट कि वो अपनी संपत्ति जैसे चाहे उपभोग करे। ठीक है, अगर यह लिख दिया जाए कि न्यायालय जब घोषित करेगा कि अनुपालन नहीं हुआ तब कुर्की अवैध होगी, अगर यह लिख दिया जाए तो इतना करना पड़ेगा, और इतना करना पड़ेगा तो डिफेंडेंट को तो नुकसान हो ही गया।
वो तो उस समय तक, जब तक कि इस प्रकार का डिक्लेरेशन ना आ जाए, तब तक अपनी संपत्ति के उपभोग से रुक ही जाएगा। इसीलिए उन्होंने लिख दिया कि अगर उपबंधों का अनुपालन नहीं है तो अवैध, कुर्की अवैध है। यानी न्यायालय कुछ करे ना करे, वो अगर बेच देता है तो तुम उसे किसी प्रकार न्यायालय के अवमान आदि के लिए दंडित नहीं कर सकते। आदि मैंने कहा है, आदि कहा है, क्योंकि उसके अलावा भी प्रोसीजर होते हैं कंटेम्प्ट के सिवा, जब इंटरिम ऑर्डर्स का आप वायलेशन करते हैं, ठीक है, तो आप कुछ ना कर पाए उसका। इसके लिए स्वयं आदेश 38 नियम 5 में ही लिख दिया कि ऐसी कुर्की जो उसके उपबंधों का अनुपालन किए बिना है और शून्य है। और इसका कारण हमने आपको पहले ही कहा कि बिकॉज इट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी ताकत है ये, तो इसके बारे में प्रोसीजर फॉलो होगा। अब आदेश 38 नियम 6, हमने आपको बताया था आदेश 38 नियम 6 अपीलेबल ऑर्डर है, और यहां क्योंकि आपने कारण फार्म दर्शित कर दिया पीछे, ठीक है, वादी ने और आपको बुलाया गया है कि या तो आप प्रतिभूति दीजिए संपत्ति के मूल्य की, ठीक है, या संपत्ति के ऐसे भाग जो कि डिग्री की तुष्टि के लिए पर्याप्त, उसकी प्रतिभूतियों के मूल्य की आप देंगे, और संपत्ति या उसके किसी भाग की कुर्की क्यों नहीं की जानी चाहिए ये आप हेतु दर्शित करिए, प्रतिभूति दीजिए, ठीक है, या आप ये हेतु दर्शित करिए कि प्रतिभूति क्यों नहीं दी जानी चाहिए। ये सारा कुछ हो ही गया। अब दो ही बातें होंगी, या तो आप कारण दर्शित करने में समर्थ होंगे, और दर्शित करने में समर्थ होंगे तो फिर बात ही खत्म हो गई, और दर्शित करने में असमर्थ हैं तब आदेश 38 नियम 6 की प्रक्रिया शुरू होगी। कहता है जहां प्रतिवादी न्यायालय द्वारा नियत समय के भीतर यह हेतु दर्शित करने में असफल रहता है, असफलता का कारण क्या है इससे कोई मतलब नहीं। असफलता कारण यह भी हो सकता है कि तुम चुप खड़े रहे, तुमने दर्शित ही नहीं की, यह भी तो असफलता कारण हो सकता है। तो असफलता का कारण क्या है इससे कोई लेना देना नहीं। आप असफल रहे या आपने दर्शित किया, न्यायालय माना ही नहीं, ठीक है ना, कुछ भी हो असफल रहता है, वहां न्यायालय यह आदेश दे सकेगा कि विनिर्दिष्ट संपत्ति या उसका ऐसा भाग जो ऐसी किसी डिग्री को तुष्ट करने के लिए पर्याप्त प्रतीत होता है बाद में पारित किया, जो पर्याप्त प्रतीत होता है जो बाद में पारित की जाए, कुर्क कर लिया जाए, ठीक है ना। यानी संपत्ति या उसका ऐसा भाग, संपत्ति या उसका ऐसा भाग जो कोई डिग्री जो बाद में पारित की जाए उसे संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त हो, ठीक है, उतना संपत्ति का भाग या पूरी संपत्ति कुर्क कर ली जाए, यह आदेश हो जाएगा। और कुर्क का मतलब क्या होता है? कुर्क का मतलब यह होता है कि मालिक आप ही हो अभी, लेकिन संपत्ति के संबंध में जो आपके अधिकार हैं उनका उपभोग करने से अब आप रोक दिए गए, उनका उपभोग आप नहीं कर सकते। तो ट्रांसफर करना यह भी आपका संपत्ति के संबंध में अधिकार है, जब कुर्क हो गई तो आप कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। ये जब विक्रय हो जाएगी तब आपका स्वामित्व नहीं रहेगा, कुर्की और विक्रय, इसलिए शब्द कानून में यह आता है। और यह भी लिखा है कि बिना कुर्की विक्रय नहीं होगा, बिना कुर्की विक्रय नहीं होगा। जैसे होता है ना घरों में भी, पहले आपको किसी काम के लिए सीधे सीधे पीटा नहीं जाता, पहले डांटा जाता है, फटकारा जाता है, नहीं ही मानोगे तब बात आगे बढ़ती है। तो कुर्की में आपको एक झलक दिखाई जाती है कि अगर बेटा नहीं माने तो जैसे कुर्की में तुम संपत्ति तुम्हारी, फिर भी संपत्ति तुम्हारी है, इससे होता क्या? बोले घर तुम्हारा, रहना मत। तो घर होने से क्या लाभ? भाई घर है लेकिन रहना मत। तो कुर्की में यही है कि घर है लेकिन रहना मत। तो घर के जो फायदे हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, तो आपको एक अनुभव आएगा कि अगर घर परमानेंटली चला गया, बिक गया,
अभी तो अस्थायी है, इनकी बात मान ले तो घर में रहने को मिलेगा, घर के फायदे मिलेंगे, और बिक गया तब तो बात ही गई है। तो कुर्की और विक्रय, पहले कुर्की होगी फिर विक्रय, बिना कुर्की विक्रय यदि किया गया तो अवैध। कानून इसीलिए कहता है फर्स्ट अटैचमेंट आफ्टर सेल, ये होता है। ठीक है, तो कहता है कुर्क कर लिया जाए जहां प्रतिवादी ऐसा हेतु दर्शित करता है या अपेक्षित प्रतिभूति दे देता है, या तो मूल्य, न्यायालय ने कहा हो कि संपत्ति के मूल्य के बारे में कि मूल्य के लिए प्रतिभूति दो, तो प्रतिभूति या कुर्क हो जाएगी संपत्ति या उसका कोई भाग, और विनिर्दिष्ट संपत्ति या उसका कोई भाग कुर्क कर लिया गया है, वहां न्यायालय कुर्की का प्रत्याहरण कर किए जाने के लिए आदेश देगा या ऐसा अन्य आदेश देगा जो वह ठीक समझे, समझता है। ठीक है ना, जहां उसने हेतु दर्शित कर दिया है, मान लीजिए कंडीशनल अटैचमेंट हो सकता है ना, कंडीशनल अटैचमेंट हो सकता है, आदेश 38 नियम 1 में सीधे सीधे कुर्क कर लेने के लिए आदेश हो सकता है। अगर वो हुए तो उनके लिए भी तो प्रक्रिया बनानी पड़ेगी। प्रतिवादी आया, उसने वाद हेतु दर्शित किया, वो वाद हेतु कह रहे, उसने हेतु दर्शित किया कि कुर्की नहीं होनी चाहिए, न्यायालय संतुष्ट हो गया कि नहीं होनी चाहिए, तो जो तुमने कर ली उसका तो प्रत्याहरण होना चाहिए। या न्यायालय ने केवल प्रतिभूति मांगी थी, केवल प्रतिभूति मांगी थी और वादी आया, वो प्रतिवादी आया, उसने प्रतिभूति दे दी। ठीक है, तो जब दे दी तो कुर्की हटनी चाहिए। तो आदेश 38 नियम 1 में चूंकि कुर्की और कंडीशनल कुर्की दोनों हो सकती हैं, ठीक है ना, अटैचमेंट और कंडीशनल अटैचमेंट दोनों हो सकता है, तो यदि कर लिया गया है तो उसे हटाने के लिए भी प्रक्रिया होनी चाहिए। तो वो आदेश 38 नियम 6 उपनियम 2 इसमें दी गई। अब कहता है कुर्की करने की रीति, मोड्स ऑफ अटैचमेंट। हमने आपसे कहा था कि संपत्तियां विभिन्न प्रकार की हैं, जो टाइप ऑफ प्रॉपर्टी है वो अनेकों प्रकार का है, तो कुर्की करने के तरीके भी अनेकों प्रकार के होंगे। हमने आपसे कहा था कि अगर लिविंग स्टॉक है, यानी जैसे डेयरी में जानवर वगैरह है, तो उनकी कुर्की डिफरेंट ढंग से होगी। ये नहीं कि भैंसों को एक ही जगह बांध देंगे और कुर्की हो गई तो मर नहीं जाएंगी, फायदा क्या होगा। तो भैंसों की जीवनचर्या पर कोई प्रभाव उत्पन्न किए बिना केवल इतना कि भैंसों से जो लाभ होता है वो तुम्हें नहीं मिलेगा, बस हो गई कुर्की। तो चूंकि संपत्तियों के प्रकार अलग अलग हैं, इसलिए कुर्कियों के प्रकार अलग अलग होंगे। दैट इज व्हाई दे हैव इनेक्टेड द रूल लाइक रूल 7। कहता है अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय कुर्की उस रीति से की जाएगी जो डिग्री के निष्पादन में संपत्ति की कुर्की के लिए उपबंधित है। बार बार चीजों को दोहराने की कानून में आवश्यकता नहीं समझी जाती, क्योंकि डिग्री के निष्पादन में कुर्की कैसे की जाए इसके संबंध में विस्तृत उपबंध दिए हैं। और डिग्री का निष्पादन जब हम लोग आदेश 21 पढ़ेंगे तो देखेंगे, आदेश 21 सबसे बड़ा आदेश है सीपीसी में, उसमें 106 नियम है, इतने नियम किसी में नहीं, इसलिए आदेश 21 को मिनी सीपीसी कहते हैं। निष्पादन की अपीलें, सब कुछ निष्पादन के संबंध में आदेश 21 में है। पूरी सीपीसी अलग हट जाती है, पूरी सीपीसी लागू होती है डिग्री के पारित होने तक, और डिग्री के निष्पादन इसके लिए समझ लो अलग से सीपीसी है, और वो आदेश 21 में। डिग्रियां विभिन्न प्रकार की हैं, अचल संपत्ति के कब्जे के प्रत्युत्तरण के लिए, दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन के लिए, ऋण की वसूली के लिए, तो सबकी प्रक्रिया अलग अलग दी है, इसीलिए वो 106 नियम हो गए उसमें। तो यहां कह रहा है कि बार बार उन प्रक्रियाओं को दोहराने की जरूरत नहीं है, इसलिए कह रहा है कि अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित हो उसके सिवाय, यानी किसी विशेष प्रकार की संपत्ति को कुर्क करने के लिए अभिव्यक्त रूप से सीपीसी में कुछ लिख दिया गया हो कि केवल यही तरीका अपनाया जाएगा, तब तो बात अलग है, तब तो वही अपनाया जाएगा, भले ही आदेश 21 में कुछ भी लिखा हो। अगर अभिव्यक्त रूप से कुछ नहीं लिखा है तो जो कुर्की है निर्णय पूर्व, यह भी ठीक वैसे की जाएगी जैसे डिग्री के निष्पादन में कुर्की की जाती है, क्योंकि वहां विस्तार से उपबंध दिए गए विभिन्न प्रकार की संपत्तियों के कुर्क किए जाने हैं, तो संपत्तियों के प्रकारों के बारे में जो उपबंध वहां दिए
वो उपयोग में ले लिए जाएंगे। किसी विशेष प्रकार की संपत्ति के बारे में कुछ विशेष कहा तो अलग बात। ठीक है, आगे कहता है निर्णय के पूर्व कुर्क की गई संपत्ति के दावे का न्याय निर्णय। अब ये संपत्ति कुर्क हो गई, ये हम लोगों ने सीपीसी वो सीआरपीसी में भी देखा था कि कुर्की हो गई। हमें लगता था ये तुम्हारी संपत्ति है, इनफैक्ट तुम्हारी थी नहीं, तो किसी और की थी। जो उसका वास्तविक मालिक था वो कभी सामने नहीं आता था, तुम ही उसकी प्रबंधन करते थे, लोग मानते थे तुम्हारी नहीं थी। तो प्रतिवादी की संपत्ति कुर्क होगी। अगर आधार एग्जिस्ट कर रहा है तो किसकी संपत्ति कुर्क होगी? प्रतिवादी की। वो तो किसी और की कुर्क हो गई। तो अगर किसी और की कुर्क हो जाएगी तो उसे तो आपत्ति करने का अवसर मिलना चाहिए। तो सीआरपीसी सेक्शन 86 था या 86 था 85 था, नहीं 86 तो अपील थी शायद, 85 83 या 84 होगा, जिसमें दावा करते थे। और 85 86 शायद अपील थी सीआरपीसी में कि अगर वो न्यायालय जिसने कुर्की करवाई है उसी में आप ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे। ठीक है, जिसने कुर्की करवाई है उसी न्यायालय में ऑब्जेक्शन फाइल करिए कि साहब कुर्की गलत हुई, इनकी नहीं थी संपत्ति, मेरी थी और गलत ढंग से कुर्क हो गई, और वो न्यायालय निर्णित करेगा। अगर उसके न्यायालय के निर्णय से आप असंतुष्ट हो, शायद धारा 86 है सीआरपीसी की, उसमें अपील होती थी, और अपील न्यायालय को वही शक्तियां होती थी जो दोष मुक्ति और दोष सिद्धि से अपील सुनने वाले न्यायालय को होती थी। ठीक है, तो ये सारी व्यवस्था वहां दी गई थी। वहां यह भी दिया गया था कि अगर जिस न्यायालय के आदेश के अधीन कुर्की हुई है वो शाहजहांपुर में स्थित है, और जहां कुर्की इनफैक्ट की गई है वो बरेली है, तो जहां इनफैक्ट कुर्की की गई उस जिले के सीजेएम को भी कुर्की के संबंध में दावे निर्णित करने की अधिकारिता होगी। लेकिन इस न्यायालय को तो हमेशा ही रहेगी जिसने कुर्की जारी की थी, वही स्थिति यहां है। ठीक है, आदेश 38 नियम 8 में कह रहा है जहां कोई दावा निर्णय के पूर्व कुर्क की गई संपत्ति के लिए किया गया है, वहां ऐसे दावे का न्याय निर्णय उस रीति से किया जाएगा जो धन के समुदाय के लिए डिग्री के निष्पादन में कुर्क की गई संपत्ति के दावों के न्याय निर्णय के लिए इसके पूर्व उपबंधित है। यानी न्यायालय की बात अभी उन्होंने नहीं की है, रीति की बात सिर्फ की है, तरीके की बात की। समय हो रहा है, इसके सहित कल बात करेंगे, देखें।